हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवध वेद गुरुकुल। आज हम क्लास 8 के एनसीईआरटी के एसएसटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है नेशनल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि नेशनल वेजिटेशन क्या होती है, वाइल्ड लाइफ क्या होता है, वेजिटेशन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, फॉरेस्ट कितने प्रकार के होते हैं, ग्रासलैंड्स क्या होता है, हैबिटेट क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन और डिजर्टिफिकेशन जैसी समस्याएं क्या है, और फॉरेस्ट तथा वाइल्ड लाइफ को कैसे कंजर्व किया जाता है। तो बच्चों, इस पूरे चैप्टर में हम बहुत इजी लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि आपको सब कुछ क्लियरली समझ आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर का टॉपिक है नेशनल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि नेशनल वेजिटेशन का मतलब होता है वे पेड़ पौधे या फिर वो पौधे या घास या वनस्पतियां जो प्राकृतिक रूप से उगती है, यानी जिन्हें मनुष्य ने नहीं लगाया होता है। दूसरी तरफ है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ का मतलब है जंगलों, पहाड़ों, घास के मैदानों, नदियों और दूसरे प्राकृतिक स्थलों में रहने वाले जीव जंतु, पक्षी और अन्य प्राणी। इंडिया एक बहुत डाइवर्स कंट्री है। यहाँ क्लाइमेट, सॉइल, रेनफॉल और लैंड फॉर्म्स अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ अलग अलग प्रकार की वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ भी पाई जाती है। यही इस चैप्टर का मुख्य विषय है। अर्थ सपोर्ट लाइफ ओनली इन बायोस्फीयर। ओके, हमारे पृथ्वी पर केवल जो जीवन है एक विशेष जोन में पाया जाता है जिसे बायोस्फीयर कहते हैं। ओके, और बायोस्फीयर वो भाग होता है जहां लैंड, वाटर और एयर मिलकर लाइफ को सपोर्ट करती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लिविंग थिंग्स यानी प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमंस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सभी रहते हैं लिविंग थिंग्स में, लेकिन यहाँ अकेले सरवाइव नहीं कर सकते। इनके साथ नॉन लिविंग थिंग जैसे कि वाटर हो गया, एयर हो गया, सनलाइट, सॉइल, टेम्परेचर, मिनरल्स, ये सभी इंपॉर्टेंट रोल कर निभाती। ओके, इसलिए यहाँ आपको देखने को मिल रहा है लाइफ एग्जिस्ट ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि इंटरेक्शन है किसके बीच में, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में। और यही एक सिस्टम बनाता है जिसे हम कहते हैं इकोसिस्टम। ओके, जब लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो एक बैलेंस सिस्टम बनता है। ओके, और इससे ही हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। ओके, उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, पौधों की मिट्टी, पानी, हवा और सूर्य की प्रकाश की जरूरत होती है। जानवर पौधों पर डिपेंड करता है और कई जीव इन्वायरमेंट को बैलेंस करते हैं। इसलिए इकोसिस्टम नेचर का एक कनेक्टेड सिस्टम है। ओके, गॉट इट। अब हम बात करते हैं नेचुरल वेजिटेशन की। तो नेचुरल वेजिटेशन की बात करें तो नेचुरल वेजिटेशन वो पौधे होते हैं जो बिना किसी ह्यूमन हेल्प के अपने आप उगते हैं, यानी उन्हें किसी फार्मर, गार्डनर या किसी व्यक्ति ने नहीं लगाया होता या फिर नहीं उगाया जाता है। वे नेचर की कंडीशंस के अनुसार अपने आप ग्रो करते हैं। इन्हें नेचुरल प्लांट लाइफ भी कहा जाता है। ओके, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, 2 लाइन लिखा है। फर्स्ट इज plants that grow naturally without human help and second also called natural plant life। ओके, ये तो समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल की बात करें तो जंगलों में उगने वाले पेड़ पौधे, पहाड़ों के क्षेत्र में झाड़ियां जो उगती है या फिर घास के मैदान जो है उसमें जो घास उगती है, ये सभी नेचुरल वेजिटेशन के एग्जाम्पल है। क्या आपने किसी को देखा है कि घास के मैदान में घास को उगा रहा हो? नहीं, वो ऑटोमेटिक अपने आप उगती है। नेचुरल वेजिटेशन किसी भी रीजन की क्लाइमेट, रेनफॉल, सॉइल और टेम्परेचर के अनुसार बदलती रहती है, इसीलिए हर एक जगह की वेजिटेशन एक जैसा नहीं होता, हर एक जगह की वेजिटेशन अलग अलग होती है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेजिटेशन। अभी जस्ट मैंने बोल रही थी कि हर एक जगह की अलग अलग वेजिटेशन होती है। तो अब हम समझते हैं कि वेजिटेशन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, यानी कि हर एक जगह अलग हो रही है तो वजह क्या है अलग होने का। सबसे पहला फैक्टर होता है क्लाइमेट। कौन सा फैक्टर होता है? क्लाइमेट। ओके,
क्लाइमेट में जो टेम्परेचर होता है और रेनफॉल होता है, ये दोनों आते हैं। जहाँ अधिक वर्षा होती है वहाँ डेंस फॉरेस्ट उगते हैं, और जहाँ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में घास या थॉर्नी प्लांट अधिक उगते हैं। ओके, दूसरा फैक्टर है सॉइल। क्या है सॉइल? सॉइल जो होता है, हर एक जगह की अलग अलग सॉइल होती है, हर एक जगह की अलग अलग मिट्टी होती है। मिट्टी में जो खनिज होता है, जो भी न्यूट्रिएंट होता है, वो अलग होता है। तो इससे भी डिपेंड करता है कि कौन से पौधे कहाँ उग रहे हैं। थर्ड फैक्टर है रेन थर्ड फैक्टर है आपका लैंड फॉर्म्स। लैंड फॉर्म्स यानी कि इसका मतलब होता है लैंड की शेप, यानी कि स्थलाकृति, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यू, स्लोप्स, ये सभी लैंड फॉर्म्स हैं। ऊंचाई और ढलान के अनुसार वेजिटेशन बदलती रहती है। जैसे हम अगर पहाड़ों पे जाए तो अलग वेजिटेशन देखने को मिलेगी, प्लेट्यू पे जाए तो अलग वेजिटेशन देखने को मिलेगी, वही प्लेन एरिया में आए तो अलग वेजिटेशन देखने को मिलती है। यानी कि ऊंचाई के अकॉर्डिंग वेजिटेशन अलग होती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि वेजिटेशन नेचर की कंडीशंस का रिजल्ट होता है। नहीं कह सकते? कह सकते हैं हम। इस स्लाइड में वर्ल्ड वेजिटेशन मैप दिखाया गया है। ये मैप हमें बताता है कि पूरी दुनिया में वेजिटेशन हर जगह एक जैसी नहीं होती है। अलग अलग महाद्वीपों और रीजन्स में अलग प्रकार की वनस्पतियां मिलती है। जहाँ इक्वेटोरियल क्लाइमेट है वहाँ डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। जहाँ ड्राई क्लाइमेट है वहाँ डेजर्ट वेजिटेशन मिलती है। जहाँ मॉडरेट क्लाइमेट है वहाँ डेसिडियस फॉरेस्ट मिलती है। और जहाँ बहुत ठंडा है वहाँ कॉन्सिफेरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इस मैप में हम ये समझ आता है कि वेजिटेशन डायरेक्टली क्लाइमेट और लोकेशन पे डिपेंड करती है। यानी नेचर की कंडीशंस जैसे जैसे बदलते हैं वैसे वैसे वेजिटेशन भी बदलती जाती है। ओके, तो इसमें आप देख सकते हो कि कहाँ क्या मिलता है। जैसे अगर एग्जाम्पल ले तो ये आपको ग्रीनलैंड मिल रहा है, ये ग्रीनलैंड है। तो ये जो ग्रीनलैंड है इसमें आपको ग्रे कलर दिख रहा है, तो आप ग्रे कलर को देखो तो वहां पे क्या लिखा, आइस शीट एंड पोलर डेजर्ट। तो यहाँ पे आपको क्या देखेगा, आइस शीट मिलेगा, बर्फ की बड़ी बड़ी चादरें देखने को मिलेगी। और पोलर डेजर्ट यानी कि बहुत डेजर्ट टू टाइप के होते हैं, आपको पता होगा, एक हॉट डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट। तो यहाँ पे बर्फ का डेजर्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो कि किस एरिया में कौन सा फॉरेस्ट है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। टाइप ऑफ फॉरेस्ट। ओके, अब हम फॉरेस्ट के टाइप को पढ़ेंगे। फॉरेस्ट को मुख्य रूप से दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला एवरग्रीन फॉरेस्ट और दूसरा डेसिडियस फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट वे होते हैं जो पूरे साल हरे भरे होते हैं, जबकि डेसिडियस फॉरेस्ट वैसे होते हैं जो एक निश्चित सीजन में, एक पर्टिकुलर सेपरेट सीजन में क्या होता है, उसके सारे जो लीव्स होते हैं, पत्ते जो होते हैं वो गिर जाते हैं। इन दोनों फॉरेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लाइमेट कंडीशंस और ट्री अलग अलग होते हैं। अब हम इन्हें डिटेल में समझेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एवरग्रीन फॉरेस्ट। सबसे पहले एवरग्रीन फॉरेस्ट को समझते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट की सबसे पहली खासियत यह है कि इनके पेड़ अपने पत्ते एक साथ नहीं गिराते, डू नॉट शेड लीव्स एट द सेम टाइम। ओके, यानी किसी एक सीजन में पूरा फॉरेस्ट सूखा नहीं दिखाई देता है, या फिर पत्तियां हमेशा वहां दिखाई देती है। रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर, यानी कि हमेशा ग्रीन दिखता है वो फॉरेस्ट, क्योंकि पुराने जो पत्ते होते हैं वो गिरते रहते हैं और नए पत्ते आते रहते हैं। इसलिए ये फॉरेस्ट सालों भर, पूरे साल हरे भरे दिखते हैं, और इसी वजह से इन्हें एवरग्रीन का नाम दिया गया, जैसे नाम से ही पता चल रहा है आपको। और ये फॉरेस्ट जो है आमतौर पर उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ क्लाइमेट हॉट और ह्यूमिड होती है, यानी गर्मी भी होती है और नमी भी अधिक होती है। ऐसे क्षेत्रों में जो हॉट और ह्यूमिड वाले एरिया है वहाँ पे रेनफॉल भी ज़्यादा होता है, इसलिए पौधे को बढ़ने के लिए पर्याप्त पानी मिलता रहता है। ओके, यहाँ पे आपको रेनफॉल भी ज़्यादा मिलेगा। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, रेनफॉल, जो रेनफॉल है वो भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। रेनफॉल की वजह से वाटर सप्लाईमेंट जो होता, वाटर सप्लाई वो अच्छा होता है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं।
तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये पार्ट है एवरग्रीन फॉरेस्ट का, एक पार्ट है, ओके, टाइप्स है एवरग्रीन फॉरेस्ट का। तो अब हम बात करते हैं जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ये फॉरेस्ट इक्वेटर के पास वाले क्षेत्रों में देखने को मिलता है। ओके, जैसे ये है अर्थ, ओके, अगर ये अर्थ है तो ये इक्वेटर है। तो इस एरिया में जो फॉरेस्ट देखने को मिलता है वो कौन सा मिलता है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ट्रॉपिकल, इसे क्या बोलते हैं? इक्वेटर। पता है आपको? और रीजन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया। इस वाले एरिया को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल रीजन। आपको याद होगा, प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा ट्रॉपिकल रीजन। ये होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये दोनों के बीच वाले एरिया को ही हम ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं और यहीं पे पाए जाने वाले फॉरेस्ट को हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं। ओके, ये तो आप इजीली याद हो जाएगा अगर आपने पहले प्रीवियस क्लास में अच्छे से पढ़ा होगा, तो ये आपको पता होगा, बेसिक्स है ये। ओके, तो ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये इक्वेटर के आसपास वाले क्षेत्रों में होते हैं, ये तो समझ में आ गया। और इक्वेटोरियल रीजन में साल भर गर्मी होती है, आपको पता होगा, और हमेशा गर्मी आपको देखने को मिलेगा और बहुत ज़्यादा रेनफॉल भी यहीं पे होती है। हेवी रेनफॉल की वजह से यहाँ पे पेड़ बहुत ज़्यादा घने होते हैं, इसलिए ये जो फॉरेस्ट होता है वो डेंस फॉरेस्ट होता है। कैसा फॉरेस्ट होता है? डेंस फॉरेस्ट होता है। ओके, और डेंस फॉरेस्ट होने के वजह से इसके अंदर सनलाइट प्रॉपर नहीं जा पाता है। यहाँ पे सनलाइट जो होता है वो जो जमीन होती है उसको छू भी नहीं पाता है। ओके, इन फॉरेस्ट के जो में ऊंचे और मजबूत पेड़ पाए जाते हैं और जस्ट लाइक इबोनी और महोगनी जो बहुत ज़्यादा कीमती पेड़ है, ये यहीं पर मिलते हैं आपको देखने के लिए। ये फॉरेस्ट जो है बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रकार के पेड़ पौधे, इंसेक्ट्स, बर्ड्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट था एवरग्रीन फॉरेस्ट का। सेकेंड पार्ट है सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब हम सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को समझते हैं। ये फॉरेस्ट ट्रॉपिकल रीजन से थोड़ा अलग क्लाइमेट वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे कि ये मुख्य रूप से एशिया और ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। ओके, और इन फॉरेस्ट जो होते हैं, ये जो फॉरेस्ट होते हैं, ये ऐसे पेड़ पाए जाते हैं इसमें जो कंपैरेटिवली वार्म क्लाइमेट में होते हैं। ओके, और अच्छी तरह से ग्रो करते हैं। यहाँ यूकैलिप्टस एक बहुत इम्पोर्टेंट पेड़ के रूप में बताया है ना, जाना जाता है कि यहाँ मतलब यहाँ पाए जाने वाले पेड़ में से एक है। और ये जो पेड़ होता है वो बहुत तेजी से ग्रो और यूजफुलनेस के कारण बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा उपयोगी भी है और जल्दी ग्रो भी करता है। ओके, अब नेक्स्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट का हमने 2 टाइप को देख लिया। थर्ड टाइप है मेडिटेरियन फॉरेस्ट। मेडिटेरियन फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट ऐसे होते हैं जो मेडिटेरियन सी के आसपास पाए जाते हैं। ओके, इसमें केवल इस प्रकार की क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, कैलिफोर्निया, चिली और ऑस्ट्रेलिया के कुछ भागों में ही मिलता है। ये क्लाइमेट जो मेडिटेरियन सी के आसपास मिलता है क्लाइमेट। ओके, और ये फॉरेस्ट मोस्टली कोस्टल एरिया में पाए जाते हैं। कोस्टल एरिया मतलब जहाँ पे हमें समुद्र देखने को मिलता है, समुद्री तट, वहाँ पे इस तरीके के फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं। जो हॉट एंड ड्राई समर यानी कि जो गर्म और सूखी गर्मियाँ हैं, और जो वार्म और वेट विंटर है यानी कि हल्की गर्म लेकिन जो बारिश होने वाली जो सर्दियाँ होती है, वैसे कंडीशन में, क्लाइमेट कंडीशन में ये उगते हैं। ओके, यहाँ लगभग हमेशा 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होती ही होती है और ऐसे क्लाइमेट में कुछ विशेष प्रकार के पेड़ भी उगते हैं, जैसे ओक, ऑलिव, चेस्टनट, इस तरह के बहुत सारे ट्रीज हैं जो कि यहाँ पे काफ़ी फेमस है। मेडिटेरियन वेजिटेशन जो है विशेष रूप से ड्राई समर कंडीशन के लिए मतलब अनुकूल होती है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड है सब आर्टिक एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब हम सब आर्टिक
एवरग्रीन फॉरेस्ट को समझते हैं, जो कि 4th टाइप है एवरग्रीन फॉरेस्ट का और लास्ट टाइप। ओके, तो ये जो फॉरेस्ट होता है, ये फॉरेस्ट नॉर्थ हेमिस्फीयर में पाया जाता है, जैसे कि कनाडा, यूरोप और एशिया के कुछ भागों में पाया जाता है। इसकी लोकेशन लगभग 55 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड के बीच होती है। यहाँ विंटर बहुत ज़्यादा अधिक होता है और समर बहुत छोटा होता है और स्नोफॉल आम बात है। यहाँ पे नॉर्मली हर दिन स्नोफॉल होता है और ऐसे कठोर जो हार्ड क्लाइमेट है, ऐसे हार्ड क्लाइमेट में ही ये इस पे है ना, यहाँ के जो पेड़ है वो सरवाइव कर पाते हैं यहाँ। और यहीं पर आपको कॉन्फेरियस ट्रीज पाए जाते हैं, वो आगे हम अगले स्लाइड में देखेंगे भी, जिनकी पत्ती जो होती है, लीफ जो होती है, नीडल शेप की होती है, यानी कि सुई की तरह होता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि इसका जो शेप होता है वो कौन शेप होता है, जिससे स्नो आसानी से नीचे गिर जाता है, ब्रांचेस पर नहीं जमता है। अगर ब्रांचेस पर स्नो जमने लगेगा तो ब्रांचेस टूट जाएगी। तो इसलिए इसका जो स्लोप कौन शेप का होता है, जिसकी वजह से ये ट्रीज सरवाइव कर पाती है वहां पर। ओके, ये फॉरेस्ट ठंडे क्लाइमेट के लिए बेस्ट और अडेप्टेड फॉरेस्ट है। ओके, सबसे बेस्ट फॉरेस्ट है ठंडे क्लाइमेट के लिए। नेक्स्ट आता है कॉनिफेरस ट्रीज यानी कि फॉरेस्ट। तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट वे फॉरेस्ट होते हैं जो कोल्ड रीजन में पाए जाते हैं। उनकी पत्तियां, जैसा कि पहले ही बताया, सब आर्टिक फॉरेस्ट जो है एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेम ऐसा ही ये भी है, सब कुछ सेम है। इन फॉरेस्ट का भी जो लीफ होता है वो निडल शेप का होता है। ट्री, इसके जो मुख्य ट्री है वो पाइन, फीर, स्प्रूस, ये सारे ट्री है जो मेन ट्री है। और पहले ही बता दें कि यहाँ के जो ट्री होते हैं वो कौन से शेप के होते हैं। वजह क्या है कि वहाँ पर जो स्नोफॉल होगी वो स्लॉप करके गिर जाएगी, जिससे ब्रांचेस पर स्नो नहीं टिक पाएगी और ब्रांचेस टिकी रहेगी, यानी कि ट्री को कोई नुकसान नहीं होगा। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। अब हम आते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट पर। हमने अभी तक एवरग्रीन फॉरेस्ट को देखा, एवरग्रीन फॉरेस्ट के पार्ट्स को देखा। फर्स्ट टाइप था ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेकेंड पार्ट था सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, थर्ड पार्ट था आपका मेडिटेरेनियन एवरग्रीन फॉरेस्ट और फोर्थ पार्ट था आपका कौन सा था, सब आर्टिक एवरग्रीन फॉरेस्ट। और जो हमने देखा उसके बाद हमने कौन सा फॉरेस्ट देखा, कॉनिफेरस फॉरेस्ट। ये भी एक पार्ट ही था लेकिन ये अलग था। ओके, थोड़ा अलग था। अब हम सेकेंड फॉरेस्ट पे आते हैं, डेसिडियस फॉरेस्ट। डेसिडियस फॉरेस्ट क्या होता है, तो डेसिडियस फॉरेस्ट के सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इन पेड़ का एक पार्टिकुलर सीजन होता है जिस टाइम में वो पत्ते गिराते हैं। आमतौर पर ये ड्राई सीजन या अनफेवरेबल सीजन में होता है जब वो पत्ते गिराते हैं। पेड़, ऐसे पेड़ जो होते हैं इसलिए करते हैं ऐसा क्योंकि ताकि जो वाटर लॉस जो होता है वो कम हो सके। जब पत्ते नहीं रहेंगे तो ट्रांसपिरेशन कम होता है और पेड़ सूखे मौसम में अपने आप को बचा सकते हैं। अब सोचो कि पत्ते ज्यादा रहेंगे, पत्तों से क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होता है। अगर आपने थोड़ा भी साइंस पढ़ा होगा ढंग से तो ट्रांसपिरेशन होगा। तो अगर पत्ते ही नहीं रहे तो क्या ट्रांसपिरेशन होगा, नहीं होगा ट्रांसपिरेशन, जिससे इसके पेड़ के अंदर के जो वाटर है, वाटर पेड़ के अंदर ही रह पाएंगे, बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो ये गर्मियों के सीजन में सबसे ज्यादा इफेक्टिव वजह होता है कि जो पेड़ होते हैं वो अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। ओके, पानी की कमी से बचने के लिए। इसीलिए डेसिडियस फॉरेस्ट को सीजनल फॉरेस्ट भी कहा जाता है। इसका एक और नाम है, क्या है नाम, सीजनल फॉरेस्ट। ओके, क्या नाम है, फॉरेस्ट। तो इसे सीजनल फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ये मॉडरेट रेनफॉल वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ पे तो आपको सबसे पहली बात दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ हैवी रेनफॉल तो होगा ही नहीं। अगर हैवी रेनफॉल होता तो यहाँ पर वाटर की कमी तो होती नहीं। तो यहाँ पर मॉडरेट रेनफॉल होगा। ओके, कैसा होगा, मॉडरेट रेनफॉल। नेक्स्ट इसी के टाइप पे आते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट का टाइप है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ओके, ये फॉरेस्ट उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां मानसून क्लाइमेट होता है और यानी जहां सीजनल रेनफॉल होती है। कुछ महीने वर्षा होती है तो कुछ महीने ड्राइनेस होता है
और ऐसे क्लाइमेट में पेड़ ड्राई सीजन में अपने पत्ते गिरा देते हैं और रेनी सीजन में फिर से हरे हो जाते हैं। इसीलिए ये फॉरेस्ट भारत जैसे मानसून कंट्री में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ओके। और भारत में ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट बहुत अधिक पाए जाते हैं और इन्हें आर्थिक दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा यूजफुल माना जाता है। अगर इसमें देखेंगे आप मेन ट्री में तो बम्बूस, साल, टीक, ये सभी इंपॉर्टेंट ट्रीज है। ओके। सेकेंड डेसिडियस फॉरेस्ट का टाइप है मिड लेटिट्यूड डेसिडियस फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट मिडिल लेटिट्यूड रीजन में पाए जाते हैं, जैसे यूरोप हो गया, यूएसए हो गया, चाइना हो गया। इन क्षेत्रों में क्लाइमेट ना तो अधिक गर्म होता है और ना ही अधिक ठंडा होता है, इसलिए यहाँ अलग अलग प्रकार के डेसिडियस फॉरेस्ट विकसित होते हैं। और इन फॉरेस्ट में ओक और मैपल जैसे पेड़ पाए जाते हैं। ऑटम सीजन में इन पेड़ों की पत्तियां का रंग बदल जाता है और फिर वे गिर जाते हैं। ओके। और इन्हीं कारण से इसे ये फॉरेस्ट बहुत सुंदर भी दिखाई देते हैं। तो ये दो था डेसिडियस फॉरेस्ट का काइंड। अब हम लोग देखेंगे फॉरेस्ट कंप्लीट होता है। आई होप यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हुई रहा होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ये है ग्रासलैंड। तो अब ग्रासलैंड क्या है? तो ग्रासलैंड बड़े और खुले और लगभग समतल एक जैसा जिसकी भूमि एक जैसी हो, समान हो, ऐसे क्षेत्रों में होता है जहाँ अधिकतम मैक्सिमम क्या होता है, घास उगती है। और यहाँ पे बहुत कम होता है, बहुत दूर दूर होता है। जैसा कि इस ना आप देख पा रहे हो, ये जो आपको एक फोटो दिया गया, इसमें कहीं आपको ट्री दिख रहा है? नहीं, बहुत दूर दूर ट्री होता है, ट्री नहीं ही होता है। ओके। तो ग्रासलैंड में सिर्फ और सिर्फ हमें घास देखने को मिलती है। ग्रासलैंड उन क्षेत्रों से भी बनती है जहाँ रेनफॉल की कमी होती है, मतलब उतना भी ज्यादा रेनफॉल नहीं होता है जितना कि डेंस फॉरेस्ट उग सके, लेकिन इतने होते हैं कि वहां पर घास उग सके। ओके। तो ये समझ में आ गया होगा। और ग्रासलैंड का भी टू टाइप होता है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और टेम्परेट ग्रासलैंड। तो अब हम देखेंगे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ये ग्रासलैंड इक्वेटर के पास पाए जाते हैं और यहाँ सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो होता है इसे सवन्ना भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? सवन्ना। तो और ये कहाँ पाए जाते हैं? इक्वेटर के आसपास। ट्रॉपिकल मैंने पहले ही बताया, जहां भी ट्रॉपिकल है मतलब इक्वेटर। आप डायरेक्ट समझ लो, ट्रॉपिकल जहां भी बात किया जा रहा है मतलब इक्वेटर के आसपास की चीजों के बारे में बात की जा रही है। तो ये कहाँ मिलेगा? इक्वेटर के आसपास मिलेगा। और यहाँ रेनफॉल मॉडरेट होता है, इतने की घास उग सकती है वहां, लेकिन इतना भी नहीं होता है कि वहां पे फॉरेस्ट हो जाए। तो मॉडरेट रेनफॉल होता है वहां। यहाँ लंबी घास पाई जाती है, काफी लंबी लंबी घास पाई जाएगी। ओके। और ये रीजन वाइल्ड लाइफ के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। यहाँ पे जंगली जानवर वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पर आपको एलिफेंट्स देखने को मिलेगा, जेब्रा देखने को मिलेगा, लायंस देखने को मिलेगा। ओके। नेक्स्ट जो ग्रासलैंड का टाइप है वो है टेम्परेट ग्रासलैंड। टेम्परेट ग्रासलैंड कैसा होता है? तो ये ग्रासलैंड मिडिल लेटिट्यूड में पाया जाता है। इनकी घास ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की तुलना में कुछ अलग होता है। ओके, थोड़ा सा अलग होता है। और क्लाइमेट भी कंपेरेटिवली कूलर होता है। जैसे ट्रॉपिक रीजन में हम देखते हैं बहुत ज्यादा गर्मी, क्लाइमेट काफी हॉट होता है, लेकिन उसके कंपेरिजन में टेम्परेट में थोड़ा क्लाइमेट ठीक मिलता है हमें। अलग अलग कॉन्टिनेंट में इन ग्रासलैंड के नाम भी अलग अलग है। ओके। जैसे नॉर्थ अमेरिका में बात की जाए तो प्रेरीज कहा जाता है, साउथ अमेरिका में पंपास कहा जाता है, और यूरोप में स्टिप्स कहा जाता है। तो अलग अलग इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि एक ही प्रकार के वेजिटेशन अलग अलग देशों में अपने अलग अलग नामों से जाने जा सकते हैं। ओके। अब आता है हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब क्या होता है उसे हम समझते हैं। हैबिटेट का मतलब होता है कि किसी प्लांट या एनिमल का नेचुरल होम, यानी वो स्थान जहाँ वो नेचुरली रहता है, ग्रो करता है और सरवाइव करता है। हर जीव का हैबिटेट अलग हो सकता है। जैसे फिश का हैबिटेट वाटर है, कैमल का हैबिटेट डेजर्ट है, टाइगर का हैबिटेट फॉरेस्ट है, और कुछ एनिमल्स माउंटेन्स में रहते हैं। यानी कि हैबिटेट सुरक्षित रहेगा तो प्लांट और एनिमल्स
भी सुरक्षित रहेंगे। इसलिए हैबिटेट प्रोटेक्शन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, अब आता है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि पेड़ों की कटाई या फॉरेस्ट जो है, जो जंगल है, उसको नष्ट होना। ओके, जब हम बड़े लार्ज स्केल पर, बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई करते हैं या फिर कटाई होती है तो इन्वायरमेंट का बैलेंस बिगड़ जाता है। ओके, तो हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है, वजह क्या है, फैक्टर्स क्या काम करता है, काउजेस क्या है। तो ह्यूमन एक्टिविटी में एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, इंडस्ट्रीज, रोड कंस्ट्रक्शन, सेटलमेंट्स और वुड कटिंग, ये सभी चीजें आ सकती है। जैसा कि हम अभी बात करें ओवर गेजिंग, काफ़ी ज़्यादा हम ना चराने के लिए घास काट ले रहे हैं, पेड़ पौधे काट ले रहे हैं, कभी फायर लग जा रहा है, कभी ह्यूमन एक्टिविटी। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा। हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए फॉरेस्ट को काट दे रहे, अर्बनाइजेशन करने के लिए फॉरेस्ट को काट दे रहे, हम इंडस्ट्री के नाम पर फॉरेस्ट को काट रहे, सेटलमेंट के नाम पर फॉरेस्ट को काट रहे। तो ये हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। ओके, डिफॉरेस्टेशन के कारण क्या होगा, तो सॉइल इरोजन होगा और रेनफॉल पैटर्न प्रभावित होगा ही होगा, वाइल्ड लाइफ का हैबिटेट नष्ट होगा और इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। इसलिए डिफॉरेस्टेशन जो होता है वो इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ही हार्मफुल है। ओके, डिफॉरेस्टेशन कुछ अच्छी बात है, ये सिर्फ हमारे इन्वायरमेंट, हमारे अर्थ, हमारी कंट्री, हर एक चीज़ को प्रभावित करती है, हमें प्रभावित करती है, हमें इफेक्ट करता है। ओके, डिफॉरेस्टेशन से। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है डिजर्टिफिकेशन। डिजर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है, जब उपजाऊ भूमि यानी कि जो फर्टाइल लैंड है धीरे धीरे अपनी फर्टिलिटी को खोकर डेजर्ट बन जाता है, तो इस प्रोसेस को डिजर्टिफिकेशन कहते हैं। ओके, ये आमतौर पर डिफॉरेस्टेशन, ओवरगेजिंग जो पहले ही मैंने बताया, लेस रेनफॉल, इम्प्रॉपर फार्मिंग प्रैक्टिसेस और सॉइल इरोजन के कारण होता है। जब लैंड की फर्टिलिटी कम हो जाती है तो वहाँ क्रॉप और वेजिटेशन ग्रो नहीं कर पाते, धीरे धीरे वो एरिया बंजर या सूखा बन जाता है। इसलिए डिजर्टिफिकेशन एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट और ह्यूमन लाइफ तीनों के लिए नुकसानदायक होता है। ओके, फर्टाइल लैंड टर्न इनटू डेजर्ट इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। अब तो हमने देखा डिफॉरेस्टेशन, डेजर्टिफिकेशन, तो हम कंजर्वेशन कैसे करें इसके बारे में, मतलब फॉरेस्ट को कैसे बचाएं। तो हमने यहाँ पर एफॉरेस्टेशन देख रहे हैं, रिफॉरेस्टेशन देख रहे हैं, सोशल फॉरेस्ट्री देख रहे हैं, चिपको मूवमेंट काफी बड़ा मूवमेंट रहा है इंडिया का, जो पेड़ों के लिए रहा, फॉरेस्ट को बचाने के लिए था। तो इसे हम देखते हैं। तो सबसे पहले एफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है पहले फॉरेस्ट नहीं था, वहां नए पेड़ लगाना। पहले फॉरेस्ट नहीं था लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब वहां पर जाकर के न्यू पौधों को लगा रहे, वो हो गया एफॉरेस्टेशन। तो इसके थ्रू भी हम फॉरेस्ट को ग्रो कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। फिर दूसरा मेथड क्या है, रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जो फॉरेस्ट खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, नष्ट हो गया है, वहां फिर से पेड़ लगाना। मतलब एफॉरेस्टेशन में डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था, हम जाकर के लगा रहे थे, लेकिन रिफॉरेस्टेशन में डिस्ट्रॉय कर दिए, लेकिन अब खुद की गलती सुधारने के लिए हम जाकर के फिर दोबारा फॉरेस्ट लगा रहे हैं, दोबारा पेड़ पौधों को लगा रहे हैं। तो ये भी एक कंजर्वेशन का टाइप हो सकता है। फिर आता है सोशल फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री में लोगों की भागीदारी से कम्युनिटी लेवल पर ट्री लगाया जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे आपके स्कूल लेवल पर, सोसाइटी में, कम्युनिटी में बहुत सारे लोग मिल करके पेड़ पौधे लगाने की मूवमेंट चलाते रहते हैं। कभी कोई कार्यक्रम करते रहते हैं कि आज हम अवेयरनेस कैंप चला रहे हैं पेड़ पौधे लगाने के, तो ये भी एक अच्छा सा वे बन सकता है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के लिए। ओके, और लास्ट आता है चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट भारत का एक प्रसिद्ध इन्वायरमेंटल मूवमेंट था जिसमें लोगों ने पेड़ों से चिपक कर उनकी कटाई का विरोध किया था। तो इस तरीके से मूवमेंट कर सकते हैं, अगर पेड़ों की ज्यादा कटाई तो हम आवाज उठा सकते हैं, अवेयरनेस कर सकते हैं, जागरूक हो सकते हैं कि पेड़ों की कटाई नहीं करनी चाहिए। इन सभी वजह से हम क्या कर सकते हैं,
ये जो अभी हम जो भी पढ़े, एफॉरेस्टेशन पढ़े, रिफॉरेस्टेशन पढ़े, सोशल फॉरेस्ट्री पढ़े या चिपको मूवमेंट पढ़े, ये सभी उपाय का उद्देश्य क्या है? तो सिर्फ एक है, फॉरेस्ट को बचाना और इन्वायरमेंट का बैलेंस बनाए रखना। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। अब हम वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की बात करते हैं, तो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज में एनिमल्स, बर्ड्स, फिश और दूसरे लिविंग क्रिएचर्स शामिल होते हैं। तो नेचर में पाए जाते हैं ये सभी, जो भी नेचर्स में पाए जाते हैं लिविंग थे है ना क्रिएचर्स, वो सभी शामिल होता है वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज में। वाइल्ड लाइफ सिर्फ जंगल की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं होती। ओके, सबसे पहले तो ये आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखो कि जंगल की शोभा नहीं बढ़ाते, सिर्फ जो पे पक्षियां हैं वो जंगलों में शोभा बढ़ाने के लिए नहीं है, खूबसूरत दिखने के लिए नहीं, उसकी भी अहम भूमिका है। ये क्या करती है, तो इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने में मदद करती है। कुछ एनिमल्स फूड चेन को बैलेंस करते हैं, तो कुछ पोलिनेशन में मदद करता है, कुछ हार्मफुल ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करता है। इसलिए वाइल्ड लाइफ हमारे इन्वायरमेंट का एक एसेंशियल रिसोर्सेस है। ओके, तो ये तो हम बिल्कुल ना सोचे कि ये जो एनिमल्स है, जो बर्ड्स है, वो बेकार है, सिर्फ और सिर्फ जंगलों में खूबसूरत दिखने के लिए नहीं, वो हमें एक बैलेंस्ड इको चेन प्रोवाइड करता है, इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है, नेचर को बैलेंस रखने में हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पर आते थ्रेट्स टू वाइल्ड लाइफ। जब हम अभी तुरंत बात किए थे डिफोरेस्टेशन की, जब हम डिफोरेस्टेशन करते हैं तो क्या होता है, एनिमल्स का हैबिटेट खत्म हो जाता है। फिर क्या होता है, हंटिंग एंड पोचिंग। इसका क्या कारण होता है, हंटिंग शिकार करते हैं, तो इससे क्या होता है, कई एनिमल्स की संख्या बहुत कम हो जाती है। हम लगातार हंटिंग किए जा रहे। आज के टाइम में देखो तो हर एक जंगली जानवर, वाइल्ड लाइफ, जो भी एनिमल्स है, सारे एनिमल्स के हमने इतने शिकार किए कि अब वो दिखते ही नहीं है हमें जंगलों में। तो इससे उनकी जो संख्या वो कम हो रही है और धीरे धीरे वो विलुप्त हो जाएंगे, वो दिखेंगे ही नहीं। और इसके साथ साथ हमारा क्या है, पॉल्यूशन। पॉल्यूशन क्या है, तो पॉल्यूशन से वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन और लैंड तक खराब हो जाता है, वाटर एयर लैंड तक खराब हो जाता है, जिससे वाइल्ड लाइफ पर बहुत बुरा असर पड़ता है। और इन्हीं कारणों से जो बहुत सारे स्पीसीज जो है इंडेंजर्ड हो चुकी है, विलुप्त होने के कगार में आ चुकी है। तो इसलिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। अभी से अगर हम अवेयर हो पाएंगे तभी जाकर के हम अपने वाइल्ड लाइफ को, अपनी जो हमें विरासत मिली है, उसे हम कंजर्व कर पाएंगे। ओके, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन की, तो आपको पहला पॉइंट आपको दिख रहा है नेशनल पार्क। ओके, क्या दिख रहा है, नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क ऐसे प्रोटेक्टेड एरिया होता है जहाँ एनिमल और प्लांट्स को कानूनी सुरक्षा दी जाती है। ओके, वहां पर खुला रहता है, कभी उसे कैद नहीं किया जाता। जू में क्या होता है, हम कैद कर देते हैं, नेशनल पार्क में उनके लिए एक जगह प्रोवाइड होती है जानवरों के लिए, उसे कैद नहीं किया जाता। ओके, और उसे गवर्नमेंट के थ्रू सुरक्षा भी दी जाती है, कोई बाहर का व्यक्ति जा करके नेशनल पार्क में जानवरों को नहीं मार सकता, कोई बाहर का व्यक्ति जाकर जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो ये नेशनल पार्क बनाई जाती है गवर्नमेंट के थ्रू। ओके, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी सुरक्षित क्षेत्र होते, प्रोटेक्टेड एरिया ही होता है जहां एनिमल को प्रोटेक्शन दिया जाता है। ये भी एक तरह प्रोटेक्शन एरिया ही होता है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट टाइगर, जो भारत सरकार के द्वारा चलाई जाती है, जिसका उद्देश्य जो है भारत में जो टाइगर्स है उसकी संख्या को बढ़ाना, क्योंकि धीरे धीरे ये खत्म हो रही थी, तो इनकी संख्या को बढ़ाना और टाइगर्स को प्रोटेक्ट करना। तो इन एफर्ट्स के कारण हम इन जेंडर जो विलुप्त होने के कगार में जो जानवर है, इन जेंडर्ड एनिमल्स को बचाने में मदद मिली है, ये सभी वजह से। ओके, नेशनल पार्क की वजह से, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की वजह से, और खासकर टाइगर को, प्रोजेक्ट टाइगर की वजह से हम टाइगर को आज हम देख पा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को जान लेते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में हम ये बात करते हैं कि जो प्लांट लाइफ है कितने विशाल, विधि और इंटरेस्टिंग है, कि जो दुनिया में सबसे बड़ा जो पेड़ है वो कौन सा है, रेडवुड है। कौन सा है,
ट्रेडवुड है और इसके अलावा 12,000 से भी ज़्यादा ग्रासेस पाई जाती है वर्ल्ड में। ये फैक्ट्स हमें बताता है कि प्लांट लाइफ कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ओके, और नेचर में बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच है और इसे हमें समझना और सुरक्षित रखना चाहिए। तो बच्चों, आज के चैप्टर में हमने सीखा कि वेजिटेशन, क्लाइमेट, रेनफॉल, सॉइल और रिलीफ पर डिपेंड करती है। हमें फॉरेस्ट के डिफरेंट टाइप्स पढ़े, एवरग्रीन, डेसिडियस, ट्रॉपिकल, कॉनिफेरस और मेडिटेरियन फॉरेस्ट। हमने ग्रासलैंड, हैबिटेट, डिफॉरेस्टेशन, डेजर्टिफिकेशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बारे में भी जाना। इस चैप्टर का मेन मैसेज यही था कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ दोनों हमारी इन्वायरमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम नेचर को बचाएंगे तो इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहेगा। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।